TPS कठुमर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का लाभ उठाएं। देखिए स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में अम्ल क्षार की संकल्पनाएं पढ़ चुके हैं। अम्ल क्षार की संकल्पनाओं के बाद हम अम्ल क्षार के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? अम्ल और क्षार के गुणधर्म। देखिए, अम्ल और क्षार के क्या क्या गुणधर्म हैं, अम्ल और क्षार में क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो नंबर एक बात करता हूं मैं कि अम्लों की यदि बात की जाए तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लों का एक गुण हुआ कि यदि इनका लिटमस पत्र परीक्षण किया जाए तो ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्लियर? अम्लों की यदि हम बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्लियर? नंबर दो बात यदि मैं करूं कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्लों का गुण है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले भी मैंने जब पाठ स्टार्ट किया था तो अम्लों में बताया था कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नंबर दो गुण बात करें तो अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन होते हैं, अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन होते हैं, अर्थात इनका जो विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन होते हैं, अम्ल और क्षार के विलयन विद्युत का सुचालक होते हैं, अर्थात इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो अम्ल और क्षार प्रबल विद्युत अपघट्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अपघट्ट भी होते हैं। अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। इनसे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक, अगले हम गुण की बात करें तो देखिए, तीसरा इनका गुण आता है कि अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया जब करते हैं, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अपना संगत लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो देखिए, अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया जब करते हैं तो लवण बनता है और लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? संगत लवण बनाते हैं
तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। ध्यान रहे, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर होगा अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है और ये बनाता है ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। 2HCl कर दो संतुलित करने के लिए इसको 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2 ये हो गया बेटा जिंक क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? जिंक क्लोराइड। क्लियर? दूसरा और उदाहरण देख लो बेटा H2SO4 प्लस Zn ये बन जाएगा बेटा ZnSO4 प्लस H2 जिंक सल्फेट। क्या? जिंक सल्फेट H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 ये बन जाएगा बेटा जिंक सल्फेट। और देख लीजिए HCl प्लस Mg मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं MgCl2 प्लस H2। यहाँ भी क्या लगा देते हैं हम? 2 लगा देते हैं संतुलित करने के लिए। इसको क्या निकलती हैं? हाइड्रोजन निकलती हैं। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा H2SO4 प्लस Mg ये बन जाएगा बेटा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2 MgSO4 प्लस H2 मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। कब बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल की जब मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए हमने पढ़ा यहाँ अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें मैंने आपको बताया अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते। ये अभिक्रिया हमने पढ़ी। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। देखिए बेटा अगली जो अभिक्रिया आती है वो अगली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? बेटा देखिए सभी क्षार सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अधिकांशतः बहुत कम ही स्थितियों में क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती। कम क्षार ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर भी जो क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और वही हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। अर्थात धातुओं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है धातुओं के की क्षारों के साथ अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे देखिए आप धातु ले ली मैंने Zn, क्षार हो गया NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये बनता है बेटा Na2ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ बेटा इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा दीजिए। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम जिंकेट लवण बनता है। क्या बनता है?
सोडियम जिंकेट लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा लवण बनता है बेटा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती। धातुएं क्षारों के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। यहाँ हमने उदाहरण लिया है जिंक धातु का। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस देती। ये हमने पढ़ी 4 अभिक्रिया की, 4 गुणों के बारे में हमने अम्ल क्षार की बात की थी, जिसमें अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षार का जो विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तीसरी हमने अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ हमने क्षारों की भी धातुओं के साथ अभिक्रिया में देखा कि क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते। अगला जो बात करते हैं हम, अगला है बेटा कि धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। आपका प्रश्न होगा सर धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो बेटा धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे Zn धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है। कॉपर प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनता है। Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या है बेटा? सब धातु ऑक्साइड। क्या है ये? धातु ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ इसमें कि धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया की बात करें तो देखिए धातु ऑक्साइड जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है तथा जल बनता है। लवण व जल बनता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, नंबर 1 प्रश्न अपना ये हो गया कि धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 बात हो गई। नंबर 2 प्रश्न बनता है यहाँ कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, स्पष्ट कीजिए। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न और बनता है कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। देखिए धातु ऑक्साइड मान लीजिए मैंने ले लिया CuO प्लस हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CuO प्लस HCl हमने ले लिया। ये लवण बनेगा बेटा CuCl2 प्लस H2O। यहाँ कॉपर क्लोराइड लवण बनता है। कौन सा लवण बनता है? कॉपर क्लोराइड लवण बनता है।
कॉपर क्लोराइड लवण बनता है। यहाँ धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। यहाँ मैंने उदाहरण ले लिया, कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड लवण बनाते हैं तथा जल निकलता है बाहर। देखिए इसको संतुलित कीजिए आप, 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 क्लोरीन हो गए, ठीक, ये संतुलित हो गई। अब आपको स्पष्ट करना है कि ये धातु ऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति कैसी है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, किस प्रकृति का है। इसमें आप देख रहे हो HCl तो क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल है। इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए कि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बना रहे हैं। क्लियर? कि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बना रहे हैं। आपने इस पाठ में ऐसी अभिक्रिया और पढ़ी है एक, जिसमें लवण व जल का निर्माण होता है। जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान लवण व जल बनता है, तो उस अभिक्रिया को याद कीजिए आप, जिस अभिक्रिया में लवण व जल का निर्माण हुआ था। तो बेटा याद आया होगा आपको कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया के दौरान लवण व जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अर्थात ये धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ जो अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया उस अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से समानता प्रदर्शित करती। क्लियर भाई? जो हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहां आप देख रहे हो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बना रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं उस अभिक्रिया में हमें इस धातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में जांच करनी है। तो बेटा अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया समान हुई। इसमें भी लवण और जल बना और उसमें भी लवण और जल बनता है। तो निश्चित रूप से ये लवण और जल कब बन रहा है? जब इस अभिक्रिया में एक पदार्थ अम्ल होगा और दूसरा पदार्थ क्षार होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में भी क्या बन रहा है? लवण और जल बन रहा है। तो निश्चित रूप से इस अभिक्रिया में काम आने वाले अभिकारकों में एक अम्ल होगा और एक क्षार होगा। अर्थात एक अभिकारक की प्रकृति अम्लीय होगी और एक अभिकारक की प्रकृति क्षारीय होगी निश्चित रूप से। तो यहां हम देख रहे हैं कि HCl अम्ल है, तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का हुआ? ये अम्ल है तो ये क्या हुआ? क्षारीय प्रकृति का हुआ। इसकी प्रकृति कैसी हुई? क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। उसी तरह धातु ऑक्साइड और अम्ल भी अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक अम्ल है तो निश्चित रूप से दूसरा अभिकारक क्या होगा? क्षार होगा, तभी लवण व जल बन रहा है। तो कहा जा सकता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है बेटा? क्षारीय होती है। अब आपका उत्तर कैसे होगा?
आप कहोगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं जो कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया के समान है। चूंकि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया में भी लवण और जल बनता है तो धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान तभी लवण और जल का निर्माण होगा जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाला अभिकारक क्षारीय होगा। तो यहाँ अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे अगली अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो अधातु ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया आती है। अगली अभिक्रिया कौन सी बेटा? हमारी अधातु ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। देखिए बेटा, अधातु ऑक्साइड भी क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा जल निकलता है, जल का अणु निकलता है। तो देखिए अधातु ऑक्साइड किसे कहेंगे बेटा? अधातु ऑक्साइड कहेंगे अधातुओं और ऑक्सीजन की परस्पर अभिक्रिया से बनने वाला अणु क्या कहलाएगा? अधातु ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? अधातु ऑक्साइड कहलाता है। देखिए बेटा, यहाँ अधातु ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? दूसरा आपसे पूछा जा सकता है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, कैसे? देखिए बेटा, अधातु ऑक्साइड जब क्षारों से अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण व जल बना रहे हैं। जैसे मैं यहाँ एक अभिक्रिया को उदाहरण लूं, अधातु ले ली, ऑक्साइड ले लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्षार ले लिया मैंने CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, इसको भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। इसकी जब परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लवण बनता है तथा इसमें जल निकलता है। क्या निकलता है? जल निकलता है। देखिए अभिक्रिया संतुलित है या नहीं? कैल्शियम का एक एक परमाणु है दोनों तरफ, ऑक्सीजन के यहाँ 2 और 2 4 परमाणु, 3 और 1 4 परमाणु है इधर भी। इसका अभिक्रिया क्या है हमारी? ये संतुलित है। तो देखिए हम बात जो करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट लवण बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट लवण बनाती है। ठीक, अब यहां हमें जो बात करनी है वही करनी है इस अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है। वही बात जो हमने पिछले प्रश्न में की थी कि यह अभिक्रिया भी उस अभिक्रिया के समान है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो उसी तरह अधातु ऑक्साइड भी क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बना रहे हैं। तो बेटा ये तो हुआ यहाँ क्षारीय प्रकृति का। तो निश्चित रूप से इसकी प्रकृति कैसी होगी? तब लवण व जल बना होगा, क्योंकि लवण व जल तभी बनता है जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया में CaOH क्षारीय प्रकृति का है, तो अधातु ऑक्साइड CO2 निश्चित रूप से अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। तभी किसका निर्माण होगा? लवण व जल का निर्माण होता है। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हुई बेटा? अम्लीय हुई। कैसी हुई? अम्लीय हुई।
हमारा उत्तर होगा कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जो कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया के समान है। और लवण व जल का निर्माण तभी होता है जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया में CaOH का होल ट्वाइस अर्थात क्षारीय प्रकृति का है, तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा। इस तरह से हम दोनों प्रश्नों को हल करेंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अभिक्रिया और होती है अम्ल और क्षार की, जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो यहां अगला जो आता है आपका अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया। बेटा ये जो अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया जब होती है तो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हो। अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में बेटा अम्ल क्षार के प्रेक्षित प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को उदासीन कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षार के प्रेक्षित प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को उदासीन कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षार के प्रेक्षित प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को उदासीन कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए HCl प्लस NaOH ये बन जाता है बेटा NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण होता है इसमें, जिसको साधारण नमक नाम देते। तो यहाँ अब आपकी समझ में आया होगा कि अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षार के प्रेक्षित प्रभाव को क्षार अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को उदासीन कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते। तो ये आपको आज मैंने अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में इस वीडियो में बताया है। यदि आपको कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, जिससे हम आपको उस समस्या का हल दे सकें। धन्यवाद।